हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। और आज हम यहाँ पर 7 अगस्त के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो एंड तक सेशन को देखिए। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट की काफी क्वेरी आ रही थी कि सर मिल नहीं पा रहा है, तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि टेलीग्राम की जगह आप एप्लीकेशन को चेकआउट करो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन से लगा लीजिएगा। हम चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, आइए डिस्कस कर लेते हैं। चर्चा में रहा तुम्मेडीहट्टी बैराज किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये अभी काफी सुर्खियों में है। तुम्मेडीहट्टी बैराज या डैम ये प्रस्तावित है प्राणहिता रिवर पर। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अब बात आती है कि सुर्खियों में क्यों है, कंट्रोवर्सी में क्यों है। एक्चुअल में हुआ क्या कि ये जो डैम है ना, ये तेलंगाना स्टेट में बनाया जाने वाला है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की है, जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं सी आर पाटिल, इनसे डिमांड की है कि आप इंटरफेयर करो, आप हस्तक्षेप करो तमिलनाडु और तेलंगाना, मतलब हमारे बीच में जो विवाद चल रहा है इस डैम को लेकर, इस मामले में, और इसको सुलझाओ ताकि हम डैम को बना पाए। अब देखिए विवाद क्या है। एक्चुअल में अगर हम प्राणहिता रिवर की लोकेशन देखते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश के दक्षिण से, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से दो नदियों का उद्गम होता है। एक है वर्धा रिवर और एक है बैनगंगा रिवर। बैनगंगा रिवर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तो वर्धा और बैनगंगा ये दोनों नदियां क्या होता है कि दक्षिण की ओर बहती है। महाराष्ट्र के आगे चलते हुए इनका जो मिलन होता है ना, वो कहलाता है प्राणहिता रिवर। और प्राणहिता रिवर आगे जाती है महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में, और तेलंगाना में ये गोदावरी से मिलती है। तो प्राणहिता रिवर पर एक डैम बनाया जाना है जिसका नाम है तुम्मेडीहट्टी डैम। अब महाराष्ट्र का कहना है कि अगर तेलंगाना इस पर डैम बना रहा है ना, तो इसकी ऊंचाई 148 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तेलंगाना की डिमांड है कि एटलीस्ट हम 150 मीटर का तो डैम बनाएं, इतना ऊंचा तो बनाएं ताकि हम वाटर को ज्यादा सेव कर पाएं और ज्यादा इरिगेशन के लिए यूज कर पाएं, ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर पाएं, अदर जो हमारे जो भी हमारे पर्पस है उनको हम पूरा कर पाएं। तो इसलिए तेलंगाना चाहता है कि 150 मीटर तक इस डैम को बनाया जाना चाहिए, जबकि महाराष्ट्र कह रहा है कि 148 मीटर से ज्यादा आप इसकी ऊंचाई को मत बढ़ाना। अब महाराष्ट्र क्यों अड़ा हुआ है? एक्चुअल में क्या ये जो डैम है ना, ये महाराष्ट्र और तेलंगाना की बॉर्डर पर बनना है। हालांकि तेलंगाना में ये बनेगा। अगर ये डैम की ऊंचाई बढ़ाई जाती है ना, तो महाराष्ट्र के जो रिजर्वायर के बैक वाटर में जो भी गांव होंगे वो डूब में आ सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया डूब में आ सकता है, महाराष्ट्र को काफी नुकसान हो सकता है। तो महाराष्ट्र का कहना है कि भाई आप 148 मीटर तक बढ़ा लो। तेलंगाना का कहना है कि हम 150 मीटर तक रखेंगे। अब ये इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है, तो सेंट्रल को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। इसीलिए रेवंत रेड्डी ने यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर सी आर पाटिल से ये डिमांड की है कि भाई आप इंटरफेयर करो और महाराष्ट्र को समझाओ। तो आई होप समझ पाए होंगे, तुम्मेडीहट्टी बैराज या डैम की यहां पर बात हो रही है। ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु बोल रहा हूं, तेलंगाना में बनाया जाने वाला है। किस नदी पर? तो प्राणहिता रिवर पर इसे बनाया जाएगा। एक्चुअल में ये प्राणहिता छेवला इरिगेशन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, और इसका जो डैम बनेगा तुम्मेडीहट्टी डैम, ये प्राणहिता रिवर पर तेलंगाना में बनाया जाएगा। देखिए डिस्प्यूट आपको समझ में आ गया। तेलंगाना की डिमांड है 150 मीटर की, महाराष्ट्र से सहमति बनी है 148 मीटर पर। अब प्रॉब्लम है क्योंकि इंटर स्टेट रिवर है, तो दोनों राज्यों की सहमति बहुत जरूरी हो जाती है। देखिए मैप पर आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा इस रिवर की लोकेशन। अगर आप यहां पर इंडिया का मैप देख रहे हो, तो देखो ये मध्य प्रदेश है। अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है। यहां से दो नदियां निकलती है, ये यहां से निकल रही है, ये वर्धा रिवर है, और ये जो आ रही है मध्य प्रदेश के दक्षिण से, ये बैनगंगा रिवर है। ओके, ये दोनों मिलती है और दोनों नदियों का जो मिलन है वो कहलाता है प्राणहिता। प्राणहिता आगे जाती है, ये है तेलंगाना राज्य, है ना, बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र होते हुए आया है। ये तेलंगाना राज्य, तेलंगाना में गोदावरी से मिलती है प्राणहिता। तो ये जो डैम बनाया जाने वाला है यहां पर बनाया जाने वाला है, बॉर्डर पर। तो इसका महाराष्ट्र भी विरोध करता है, मतलब डैम का तो विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आप इसकी ऊंचाई को कम रखो।
तो प्राणहिता छेवला इरिगेशन प्रोजेक्ट स्पेशली तेलंगाना का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत प्राणहिता रिवर के पानी को, मतलब गोदावरी बेसिन के पानी को पूरी तरीके से यूज किया जाए, ये इनका उद्देश्य है। और इसके तहत जो सबसे बड़ा डैम तेलंगाना बनाने वाला है वो तुम्मिडी हट्टी डैम ही है, जो कि तेलंगाना में बनाया जाएगा। प्राणहिता रिवर मैं आपको बता ही चुका हूं, वर्धा और बैनगंगा नदियों का ये संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। प्राणहिता आगे बढ़ती है और फिर वो गोदावरी नदी में जाकर मिलती है। तो प्राणहिता रिवर का बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र और तेलंगाना में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पॉइंट आपको एग्जाम में आ सकते हैं मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। आगे चलेंगे, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इंडिया में नेशनल हैंडलूम डे की यहां पर बात की जा रही है। हर साल मनाया जाता है 7 अगस्त को, मतलब आज के दिन। अब 7 अगस्त एक हिस्टोरिकल डेट है, क्योंकि 1905 में 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी देश में। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम सभी ने सुना है। स्वदेशी आंदोलन जो था ना, कांग्रेस के अंतर्गत पहला बड़ा आंदोलन माना जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। तो 1905 में हुआ था, 7 अगस्त को यह शुरू हुआ था, इसीलिए 2015 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 अगस्त की डेट को चुना गया नेशनल हैंडलूम डे के रूप में। तो 7 अगस्त को यह हर साल मनाया जाता है, ताकि देश में जो हथकरघा उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जा सके, हथकरघा जो हमारे कारीगर हैं उनको सम्मानित किया जा सके। इसी उद्देश्य से मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। इस बार ये 12वां नेशनल हैंडलूम डे है जो कि आज मनाया जा रहा है। 2015 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। भारत के जो लोग थे, कांग्रेस ने लीड किया था इसको, उस वक्त आंदोलन को। और क्योंकि देखिए 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करने की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में ही 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। हालांकि उसके बाद भी अक्टूबर 16, 1905 को बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। आज भी काफी स्टूडेंट के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर जो वेस्ट बंगाल है ना, एक्चुअल में इंडिया के मैप पर वो ईस्ट में, फिर भी उसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों है ना? ये एक बहुत ही कैजुअल सा क्वेश्चन है जो नॉर्मली अगर किसी ने नहीं पढ़ा है ना तो उठ जाता है। एक्चुअल में क्या है ना, 1905 में बंगाल जो था, अगर हम ये क्षेत्र देखते हैं इंडिया का, ये एक सांकेतिक मैप है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ठीक है? नहीं तो आप बोलो कि सर इसमें आपने ये स्टेट गायब कर दिया, वो नहीं दिखाया। तो एक सांकेतिक मैप है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। एक्चुअल में आज जो आप बंगाल देख रहे हो ना, ये क्षेत्र बांग्लादेश जो देख रहे हो, ये क्षेत्र और पश्चिम बंगाल ये एक ही था। ओके, ये पूरा था बंगाल विभाजन के पहले, जब बांग्लादेश नहीं बना या पाकिस्तान हमसे अलग नहीं हुआ तब। अब क्या हुआ कि क्योंकि यहां से अधिकतर क्रांतिकारी गतिविधियां जन्म लेती थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि प्रशासन सही ढंग से किया जा सके और ऐसी किसी क्रांति को दबाया जा सके जो कि बंगाल के क्षेत्र से उभर के आ रही है। क्योंकि 1905 तक जितने भी ऐसी बड़ी क्रांतियां या कोई भी ऐसा मूवमेंट देखा गया ना, उसकी जो पृष्ठभूमि थी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वो बंगाल की थी। मतलब अगर कोई एक ऐसा इंसिडेंट भी होता था अंग्रेजों के खिलाफ, किसी ने बम फेंक दिया, अब जब इन्वेस्टिगेशन होती थी ना तो पता चलता था या तो बम का सप्लायर बंगाल से है, या बम फेंकने वाले जो हमारे क्रांतिकारी है वो बंगाल से हैं, या फिर अदर किसी भी तरीके से बंगाल से लिंक मिलती थी। तो यहां पर पता चलता है कि इंडिया के जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी ना, उसका केंद्र था बंगाल। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई इसको बेहतर प्रशासन चलाया जा सके, इसलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं। यहां पर बंगाल को डिवाइड करने की घोषणा 1903 में की गई। 1905 में स्वदेशी आंदोलन किया गया हमारे देश के नागरिकों के द्वारा कि भाई हम बंगाल को अलग नहीं होने देंगे। पर उसके बाद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। लॉर्ड कर्जन इस वक्त भारत के वायसराय के पद पर थे। ये इनकी रूपरेखा का परिणाम था। तो एक पूर्वी बंगाल हो गया जो आज बांग्लादेश है, और एक हो गया पश्चिमी बंगाल जो वेस्ट बंगाल है। अब पूर्वी बंगाल तो आगे चल के बांग्लादेश बन गया। वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र था बंगाल से अलग होकर वो हमारे पास है, वो आज भी वेस्ट बंगाल है, जबकि भारत के ईस्ट में देखने को मिलता है। ओके, तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो यहां पर मैंने आपको बताई। समझ में आया? आगे चलते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हम तो ये तो भूल ही गए। हाँ, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलो आगे चलेंगे। इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है? यहां पर बात की जा रही है इंग्लिश चैनल की, है ना। इंग्लिश चैनल काफी सुर्खियों में रहता है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला व्यक्ति कौन, पहला कौन, ये काफी हम स्टैटिक में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश चैनल की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्चुअल में इंग्लिश चैनल अगर हम देखें तो ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। हम ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है ऐसा भी बोल सकते थे, पर यहां पर ऑप्शन में इंग्लैंड और फ्रांस से, तो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल। अभी सुर्खियों में क्यों है? एक्चुअल में हम इंग्लिश चैनल को देखें ना, तो अभी क्या हुआ था कि एक यहां पर नाव पलट गई थी। कुछ माइग्रेंट्स थे, प्रवासी लोग थे, जो कि अवैध रूप से पार कर रहे थे इंग्लिश चैनल को, तो इनकी नाव पलट जाती है। इसमें 173 प्रवासी लोग थे, और जब नाव पलटती है तो फ्रांस यहां पर इन सभी को बचाता है। फ्रांस का जो कोस्ट गार्ड है, फ्रेंच कोस्ट गार्ड, वो इन सभी लोगों को सेव करती है, इन सभी को बचाती है। इसलिए अभी इंग्लिश चैनल चर्चा में था। ये माइग्रेंट्स को बचाओ अभियान चलाया था फ्रांस ने, क्योंकि इनकी नाव पलट गई थी। तो अभी इंग्लिश चैनल सुर्खियों में है, तो ये हमसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक्चुअल में इंग्लिश चैनल हम देखें ना, तो ये एक बहुत ही संकरी समुद्री एक पूरी पट्टी है। ओके, ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से। नॉर्थ सी को, अटलांटिक ओशन को ये कनेक्ट करती है। अगर हम देश देखें कि किन देशों के बीच में देखने को मिल जाएगी, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में देखने को मिल जाएगी। मैप है क्या हमारे पास? ये रहा। ये टोटल जो एरिया है ना, ये इंग्लिश चैनल का एरिया है। ठीक है, इस तरफ आप देखोगे तो ये इंग्लैंड हो गया। अगर दक्षिण में आओगे तो ये जो आप देश देख रहे हो ये फ्रांस है। अगर हम पोर्ट देखें इंग्लिश चैनल के बीच में, सबसे नियरेस्ट पोर्ट दो कौन से हैं? तो इंग्लैंड का डोवर पोर्ट देखने को मिलेगा, और इधर से फ्रांस का कैलाइस पोर्ट देखने को मिलेगा। ये दोनों सबसे नियरेस्ट पोर्ट है। और इंग्लिश चैनल में अगर हम चौड़ाई देख रहे हैं ना, तो चौड़ाई तो इसकी काफी है, 500 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई भी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे कम जो चौड़ाई देखने को मिलती है वो यहीं पर देखने को मिलती है, स्टेट ऑफ डोवर के बीच में। डोवर जल संधि है जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। ठीक है, और जोड़ती है किसको? इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करती है। तो ये जो सबसे छोटा चौड़ाई, जो सबसे कम हमको देखने को मिलेगी ना, सबसे नेरो क्षेत्र जो देखने को मिलेगा, एक्सट्रीमली नेरो, वो यहीं पर देखने को मिलेगा। ये ऑलमोस्ट क्षेत्र 34 किलोमीटर की चौड़ाई पर है। ये जो इंग्लिश चैनल को तैर के पार करते हैं ना, कभी भी यहां से नहीं कूदेंगे, ध्यान रखना, या यहां से नहीं कूदेंगे, ये यहां से पार करते हैं। 34 किलोमीटर का ये पूरा रेंज होता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर चौड़ाई देखने लगे तो हमको लेंथ 560 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगी इसकी। अगर हम लेंथ देखें इस तरीके से तो 560 किलोमीटर तक, और इसकी मैक्सिमम चौड़ाई देखें तो 240 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई देखने को मिल जाती है। हाँ, 240 किलोमीटर तक चौड़ाई है, लेकिन सबसे कम है 34 किलोमीटर इसके बीच में। याद रहेगा, कंफ्यूज तो नहीं होगे? ठीक है, तो ये इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल, इसको कनेक्ट करने वाली जो स्टेट है वो कौन है? स्टेट ऑफ डोवर, ये भी याद रखना। और यहां से होते हुए, इंग्लिश चैनल से होते हुए, नॉर्थ सी का कोई भी शिप जो है वो जाएगा अटलांटिक ओशन में। इसके आगे जाएंगे तो पूरा जो क्षेत्र है वो अटलांटिक ओशन का है। तो समझ में आ गया, स्टेट ऑफ डोवर स्टेट, 34 किलोमीटर चौड़ाई, सबसे कम यहीं पर देखने को मिलते। इंग्लैंड की ओर जो पोर्ट है डोवर पोर्ट है, और फ्रांस की ओर जो पोर्ट है कैलाइस पोर्ट के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग रूट में से एक है। लगभग 20% ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड जो होता है वो इसी रूट से होता है। स्पेशली अटलांटिक ओशन और यूरोपीय देशों के मध्य में ये ट्रेड देखने को मिलता है ना। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी 100 आवर जीएस को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए। देखिए यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ये एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट के लिए, तो आप ज्वाइन कीजिए। काफी इजी वे में आपको पूरा जीएस यहां पर 100 आवर में पढ़ने को मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए, आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके लिंक दे दिए, वहां पर क्लिक करो, डायरेक्ट अवेल करो। कोई भी आपकी क्वेरी है ना, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप नीचे कॉल कर लेना। अभी आप अफोर्डेबल प्राइस में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे आएंगे। नासी यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2026
अर्थ साइंस कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है? तो नाम से समझ में आ जाएगा कि साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है। नाम क्या है? नासी यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2026। और यह दिया गया है एक साइंटिस्ट को जिनका नाम है प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका। ये साइंटिस्ट का नाम है प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका। कौन है ये? तो आईआईटी बॉम्बे के एसोसिएट प्रोफेसर है कार्तिकेयन लंका। इनको अर्थ साइंस कैटेगरी में नासी यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। अवार्ड देखिए, जो अगर हम कार्तिकेयन की बात करते हैं ना, तो ये सेंटर ऑफ स्टडीज इन रिसोर्सेस इंजीनियरिंग और सेंटर फॉर क्लाइमेट स्टडीज से जुड़े हुए काफी अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। आईआईटी बॉम्बे में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनका जो शोध है ना, स्पेशली सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, लैंड एटमॉस्फेयर इंटीग्रेशन, इंटरेक्शन, सॉइल जो मॉइस्चर होता है उसके क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल ड्रॉथ, क्लाइमेट स्टडीज, इन पर इन्होंने काफी रिसर्च की है। स्पेशली भारत के लिए सब सीजनल एग्रीकल्चर ड्रॉथ फोरकास्टिंग सिस्टम को इन्होंने डेवलप करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये जो सिस्टम है ना, एक्चुअल में इस चीज से रिलेटेड है कि 2-3 हफ्ते पहले ही पता चल जाए कि भाई किस क्षेत्र में सूखे की संभावना है, किस क्षेत्र में पानी कम गिरेगा, ताकि जो किसान है, जो गवर्नमेंट है, वो अपनी स्ट्रेटेजी को और ज्यादा बूस्ट कर सके। तो साइंटिफिक रिसर्च काफी पावरफुल है कार्तिकेयन लंका की। तो अब इनको एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है नासी यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड। 2 साल में एक बार दिया जाता है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया भारत में साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम करने वाली संस्था है। ये हर 2 साल में किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी व्यक्ति को यह अवार्ड देती, किसी साइंटिस्ट को यह अवार्ड देती, 2 साल में एक बार। अब ये जो अवार्ड है किसी इंडियन सिटीजन को भी दिया जा सकता है और किसी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को भी दिया जा सकता है। ठीक है, बस आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ओके, तो एक्सीलेंट रिसर्च इनोवेशन को सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अलग अलग साइंस के क्षेत्रों में ये दिया जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, साइंस एकेडमीज इंडिया की जो फेमस है उनमें से एक है। भारत की सबसे बड़ी या सबसे पुरानी साइंस एकेडमीज में से गिनी जाती है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम करती है। 1930 में इसकी स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और यही देती है 2 साल में एक बार नासी यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड। 2026 में कार्तिकेयन लंका को यह अवार्ड दिया गया। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो रिसेंटली डिसाइड किया गया है कि एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 अरुणाचल प्रदेश राज्य में आयोजित की जाएगी। देखिए, ये जो चैंपियनशिप है ना, 2024 में पहला एडिशन आयोजित किया गया था और उसके बाद अब दूसरा एडिशन आयोजित किया जा रहा है 2026 में। ये अक्टूबर मंथ में होगा, अक्टूबर 2026 में होगा, 5 से लेकर 9 अक्टूबर तक। तो अरुणाचल प्रदेश में एक सिमांग रिवर बहती है। सिमांग रिवर इनडायरेक्टली ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, एक पहाड़ी रिवर है। तो इस सिमांग रिवर पर आयोजित होगी एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 अरुणाचल प्रदेश के सियांग डिस्ट्रिक्ट के बोलेंग नाम के जगह पर। तो जो सियांग डिस्ट्रिक्ट नाम पड़ा, ये सियांग नदी के नाम पर ही है, जो सिमांग रिवर की, मतलब देखिए क्या होता है कि सिमांग रिवर है ना, ये जाकर मिलती है सियांग रिवर से और सियांग रिवर जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से। तो इनडायरेक्टली सिमांग रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और इसी पर एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा 5 से लेकर 9 अक्टूबर 2026 तक। भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म को बढ़ावा देना, अरुणाचल प्रदेश को व्हाइट वाटर राफ्टिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना, इस चैंपियनशिप को अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसके पहले ये 2024 में हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सतलज रिवर पर इसका आयोजन किया गया था और अब ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में आयोजित की जाने वाली है। हाल ही में नई सी हॉर्स प्रजाति की खोज किस संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा की गई है?
तो रिसेंटली क्या हुआ है कि तमिलनाडु के तटों पर एक सी हॉर्स स्पीशीज की खोज की है केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के साइंटिस्टों ने। ओके, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए ये जो संस्था है ना, ये मरीन सेक्टर में रिसर्च, फिशरीज सेक्टर में रिसर्च के लिए, काम के लिए जानी जाती है, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। इसके जो रिसर्चर्स है उन्होंने तमिलनाडु के तटों पर एक सी हॉर्स की प्रजाति को खोजा है, जो कि कांटेदार सी हॉर्स की प्रजाति है। सी हॉर्स मतलब समुद्री घोड़ा होता है ये। एक मछली जैसा ही है, पर इसकी आकृति जो है ना वो घोड़े जैसी है और समुद्र में रहता है, तो सी हॉर्स इसको नाम दे दिया है। तो केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के जो रिसर्चर्स है उन्होंने सी हॉर्स की एक नई प्रजाति हिप्पोकैम्पस अमांडा विंसेंट की खोज की है। नाम क्या दिया गया? हिप्पोकैम्पस अमांडा विंसेंट। इस पर्टिकुलर प्रजाति का नाम रखा गया है। इंडिया की समृद्ध मरीन बायोडायवर्सिटी को यह दर्शाता है कि इंडिया के तटों पर ऐसी स्पीशीज मिल रही है। अभी क्या हुआ था कि तुतीकोरिन फिशरीज हार्बर जो क्षेत्र है, तुतीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में, यहां पर तुतीकोरिन फिशरीज हार्बर में एक फिश बाय कैच के दौरान ये नई स्पीशीज मिली है समुद्री घोड़े की। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, तुतीकोरिन फिशरीज हार्बर ये कोई क्षेत्र है फिशरीज जहां पर बहुत ज्यादा पोर्ट पर की जाती है, या फिर वो पूरा हब है ना तमिलनाडु के पोर्ट पर। लेकिन ये फिश बाय कैच क्या होता है? देखिए फिश बाय कैच का मतलब होता है जब समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं ना, बड़े बड़े जाल फेंकते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसी अनवांटेड जो एनिमल स्पीशीज है, समुद्री स्पीशीज है, वो भी आ जाती है साथ साथ। ऐसा तो नहीं है सिर्फ मछली पकड़ने में आएगी, जो तो जाल फेंका तो जो भी स्पीशीज, जो भी जीव जंतु तो सब आएंगे एक साथ। अब डिपेंड होता है कि उसमें से क्या काम का है, जो काम का नहीं है वापस छोड़ देते। आपने देखा होगा, कभी रील्स देखी होगी ऐसी, तो बड़े बड़े समुद्री कछुए भी आ जाते हैं, वापस छोड़ते हैं उनको, समुद्र में फेंकते हैं, है ना। तो ऐसी जो ये होता है फिश बाय कैच, मतलब अनवांटेड जो एनिमल स्पीशीज है, समुद्री स्पीशीज है, उनको यहां पर पकड़ लिया गया था। तो जब उनको खंगाला गया ना, तो उसमें ये एक समुद्री घोड़े की प्रजाति भी मिल गई। तो ये एक नई प्रकार की हिप्पोकैम्पस अमांडा विंसेंट इसका नाम रखा गया है। इसके शरीर की बनावट और डीएनए एनालिसिस के आधार पर पता चला है कि पहले से ज्ञात जो स्पीशीज है समुद्री घोड़े की, उससे ये अलग है। एक्चुअल में है क्या कि 150 वर्षों से हॉर्नी सी हॉर्स जो है ना, इसकी 3 प्रजातियां है वर्ल्ड में। अब 3 प्रजातियां है, अब तो हमारे तुतीकोरिन पोर्ट के आसपास का जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर भी यही है। लेकिन जब हमारे रिसर्चर्स ने इनका डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कि भाई इसमें से डीएनए इनका अलग अलग है, और साथ ही साथ एक नई प्रजाति को भी खोज लिया गया। तो अब ये प्रजाति की संख्या बढ़कर हो गई है 5। स्पेशली हमारे केरला कोस्ट पर सी हॉर्स प्रजातियों की संख्या बढ़ के हो गई है 5। 3 तो पहले से ही थी, हमको जो मिल रही थी हमको लग रहा था वो सेम है, लेकिन चौथी डिटेक्ट की गई और 5वीं की खोज की गई। हमको अभी तक जो घूम रही थी ना, लग रहा था तीनों एक ही है, लेकिन चौथी में एक अलग डीएनए मिला है और ये 5वीं की अभी खोज की गई। तो 5 ऐसी प्रजातियां केरला कोस्ट पर हमको देखने को मिली है। समुद्री घोड़ा एक मरीन फिश है, ठीक है, तो इसकी खोज की गई है, ज्यादा इसमें कुछ ऐसा था नहीं। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। यह संस्था फिशरीज ओशन स्टडीज पर आधारित एक यूनिवर्सिटी के रूप में काम करती है। फिशरीज ओशन साइंस रिसर्च को बढ़ावा देना इसका मेन काम है। 2010 में स्थापना हुई, केरला के कोची में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स सेक्शन किस पोर्टल पर लॉन्च किया गया है? तो भारत में एक पोर्टल है 2024 से कार्यरत है, इसका नाम है इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल। यह 2024 से इंडिया में कार्यरत है। आपको पता है इंडिया में इनक्रेडिबल इंडिया ये जो एक स्कीम थी ना 2002 में लॉन्च की गई थी। अतुल्य भारत, भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब आगे चलकर इसका धीरे धीरे विकास हुआ और एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल। आगे हम बात करेंगे। यह पर्टिकुलर पोर्टल 2024 में लॉन्च किया गया था। अब क्या हुआ है कि इस पोर्टल पर एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स एक सेक्शन को लॉन्च किया गया। यह पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि पोर्टल पे लॉन्च हुआ है। अब ये क्या होता है या फिर क्यों लॉन्च किया गया? और ये नेटफ्लिक्स पे तो हम मूवीज देखते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ एक कोलैब किया है, एक समझौता साइन किया है। इसके तहत इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स एक सेक्शन लॉन्च किया गया है। अब क्या होगा, नेटफ्लिक्स पर जो भी मूवीज आती है ना, जिसमें इंडिया की काफी सारी मूवीज है नेटफ्लिक्स पे रिलीज होती है, नेटफ्लिक्स इंडिया पे इंडियन मूवीज ही रिलीज होगी ज्यादा से ज्यादा, तो उनमें जो प्लेसेस दिखाए जाते हैं, कोई भी XYZ हो, अच्छा सा बड़ा सा झरना दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की कोई लोकेशन है उस मूवी में, पर्टिकुलर किसी भी मूवी में फॉर एग्जांपल ले लो, कोई मंदिर दर्शा दिया गया है, कोई ऐसी जगह के बारे में मेंशन कर दिया गया, लद्दाख में कहीं घूमने का सीन है ना, बाइक लेके घूम रहे, तो वो सीन आ गया। अब लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है, इंडियन नहीं, वर्ल्ड के जो दूसरे लोग हैं उनको भी क्यूरियोसिटी रहती है कि यार ये जगह कहां पर, इस पे विजिट करें, हमको मूवी में देख के लगता है। तो अब ऐसी जगह को लोग सर्च कर सके, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और नेटफ्लिक्स इंडिया ने हाथ मिलाया। इसमें क्या होगा कि इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर एक सेक्शन रख दिया गया है, एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स। अब कोई इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर जाएगा, नेटफ्लिक्स पे उसने मूवी देखी थी, अब वो सर्च करेगा एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स, मूवी का नाम सर्च करेगा कि ये सीन कहाँ का, या ये पर्टिकुलर जो प्लेस है या टूरिस्ट प्लेस है ये कहां पर, और उसको वहां से पता चलेगा। इससे क्या होगा, भारत में टूरिज्म बढ़ेगा। तो मूवीज, वेब सीरीज में दिखाई गई भारतीय जो लोकेशंस है, जो कल्चर है, जो टूरिस्ट प्लेस है, उनको बढ़ावा देना, वर्ल्ड में उनको प्रमोट करना, रियल लोकेशन की यात्रा के लिए लोगों को प्रेरित करना, इसे लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था, पर्टिकुलर पोर्टल पर एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स के नाम से एक सेक्शन बनाया गया है। तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया। इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल पोर्टल ये 2024 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत। भारत के पर्यटन को डिजिटली अवेलेबल करवाना, बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। सबसे पहले इनक्रेडिबल इंडिया हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसके द्वारा 2002 में लाया गया था। इसका सेकेंड जो फेज था वो इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन के नाम से 2018 में लॉन्च किया गया। फिर पर्टिकुलर पोर्टल बनाया गया 2024 में, और अब एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स नाम का एक पर्टिकुलर सेक्शन इस पोर्टल पर बनाया गया है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026 लोकसभा में पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रिसेंटली लोकसभा में एक बिल लाया गया है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026। इसका उद्देश्य भारत में जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उसको वैधानिक दर्जा दिया जाए, ISI को वैधानिक निकाय बनाया जाए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसे मान्यता दी जाए, वैधानिक निकाय बनाया जाए, इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। तो रिसेंटली लोकसभा में इसको लाया गया है। एक्चुअल में पुराना एक बिल को रिप्लेस करेगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट 1959। इस बिल को हटाकर एक नया बिल अगर ये लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिल जाते हैं, तो ये 1959 का जो पुराना बिल था ये रिप्लेस हो जाएगा। इससे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में मान्यता मिलेगी। अभी तक क्या था कि ये जो संस्था थी ना, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में काम करती थी, जैसे कोई एनजीओ काम करता है। एक्चुअल में जो पुराना एक्ट था ना उसमें उसको यही मान्यता थी, एक एनजीओ की तरह ये काम करेगा, इसके खुद के रूल्स और रेगुलेशन होंगे, संचालन कोई काउंसिल या कमेटी करेगी, है ना, और इसकी पहचान सोसाइटी के रूप में दी गई थी, कोई वैधानिक निकाय नहीं था। तो एक एनजीओ की तरह, एजुकेशनल सोसाइटी की तरह ये काम करता था, एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड था। हालांकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये एक सोसाइटी एनजीओ के रूप में चलती थी। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको प्रॉपर वैधानिक निकाय बना रही है, मतलब पार्लियामेंट से सीधे इसको पहचान मिलेगी, कानून के तहत इसे रेगुलेट किया जाएगा। इसके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे उसके विजिटर होंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर इसका प्रमुख पॉलिसी मेकिंग बॉडी होगा, मतलब ऑल ओवर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये संस्था रहेगी। क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस की एक संस्था है, तो इसको रेगुलेट किया जा रहा है, स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट किया जा रहा है। करती क्या है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, करता क्या है? तो भारत में स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, क्वांटिटेटिव रिसर्च, इनको करने वाली प्रमुख संस्था है। 1931 में स्थापना हुई, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है।
तो अब इसे वैधानिक निकाय के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। अमेरिका के किस राज्य ने 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे घोषित किया है? तो अमेरिका का एक स्टेट है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स, ये जो पर्टिकुलर अमेरिकी स्टेट है ना, इसने 15 अगस्त जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, इसे इंडिया डे के रूप में घोषित किया है। अब पर्टिकुलर इस अमेरिकी स्टेट में 15 अगस्त को ये इंडिया डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? जो इंडियन डायस्पोरा है जो कि अमेरिका में है ना, इंडियन डायस्पोरा जो भारतीय प्रवासी लोग हैं, एक्चुअल में क्या होता है किसी भी देश के विकास में आज जो योगदान दे रहा है ना वो इंडियन डायस्पोरा ही है। भारतीय प्रवासी लोग ही जो हमारे देश से गए हुए हैं, वहां बस गए हैं, उन्हीं की पीढ़ियां, कोई भी ले लो, XYZ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेड जो है, सुंदर पिचई ले लो आप, है ना, ऐसे सारे लोग कहीं ना कहीं आपको इंडियंस ही देखने को मिलेंगे उच्च पदों पर। तो इनके विकास में इंडियन प्रवासियों का बहुत योगदान है। तो इंडिया अमेरिका रिलेशन को सम्मानित करना, इंडियन कल्चर और इंडियन डायस्पोरा इनको सम्मानित करना, इस उद्देश्य से अमेरिका के मैसाचुसेट्स नाम का जो राज्य है, इसने 15 अगस्त 2026 को इंडियन डे के रूप में घोषित किया है। वहां के गवर्नर मोरा हेले, ये गवर्नर है, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। बॉस्टन सिटी में यहाँ के जो मेयर है, ये 15 अगस्त को इंडिया डे के रूप में अब मनाने वाले हैं। तो अभी इन्होंने अनाउंस किया है, अब ये मनाएंगे। वर्तमान में अमेरिका में 50 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। आपको पता है इंडियन डायस्पोरा प्रवासियों के सम्मान में भारत में 9 जनवरी को मनाया जाता है क्या? भारतीय प्रवासी दिवस। 2003 से 9 जनवरी को इंडिया में भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और हर 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है इन्हीं के सम्मान में, इंडियन डायस्पोरा प्रवासी भारतीयों के। 9 अगस्त प्रवासी भारतीय दिवस किस लिए चुनी गई है? क्योंकि 9 अगस्त बोल रहा हूं क्या, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि 9 जनवरी को 1915 में साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया लौट कर आए थे। तो 2003 से 9 जनवरी को मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। मैसाचुसेट्स की बात करें, यूएसए का एक स्टेट है, बॉस्टन इसकी कैपिटल है। और ठीक है, ये तो पूछे नहीं जाएंगे आपसे गवर्नर, और ये तो आता नहीं है। प्रशांत महापात्र को सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। सेबी की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए यहां पर सेबी का पहले तो ये समझिए कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं ना, ये फिक्स नहीं होते कितने होंगे, कितने भी हो सकते हैं, इनकी सीमा निर्धारित नहीं है। पर अभी रिसेंटली सेबी के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट किया गया है प्रशांत महापात्र को। सेबी की स्थापना की यहां पर बात की जा रही है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी और इसे स्टैट्यूटरी बॉडी की मान्यता दी गई थी 1992 में एक्ट के माध्यम से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में हमको देखने को मिला है, याद रखना। प्रशांत महापात्र ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपना पद संभाला है। अभी तक ये कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और रिकवरी एंड रिफंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अब ये संभालने वाले हैं सेबी में। इसके पहले चीफ जनरल मैनेजर के रूप में ये काम कर चुके हैं। तो अप्रैल 1999 में सेबी में इन्होंने ज्वाइन किया था, अलग अलग पदों पर काम किया है। प्रशांत महापात्र ने उड़ीसा से आते हैं और अब फाइनली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है इनको सेबी में। वैसे सेबी के डायरेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन वहां से आता है। सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, इसके अलावा जो हमारा शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करने वाली संस्था है। 1988 में सेबी का गठन हुआ था, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी उस वक्त। 1992 में सेबी एक्ट लाया गया और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी वैधानिक निकाय के रूप में दर्जा दिया गया। अच्छा, कभी पूछ ले सेबी के अध्यक्ष के पद पर कौन है, तो तुहिन कांत पांडे वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष के पद पर है। निवेशकों की जो हितों की रक्षा करना, जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते उनके हितों की रक्षा करना, सिक्योरिटी मार्केट को नियंत्रित करना, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस बनाए रखना, ये सेबी का मेन काम है। ठीक है, तो स्थापना से हमारा क्वेश्चन था 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। इजी। तो 7 अगस्त के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए।
अब हम चलते हैं लास्ट डे की करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या था? जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमले की याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाते हैं, जो कि कल था। हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। पर्वतारोही निर्मल पुरजा का निधन हो गया। ब्रिटेन की नागरिकता थी, नेपाली मूल के माउंटेनर थे ये। श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2025 में। अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे पर केंद्र सरकार द्वारा क्लाउडेड लेपर्ड संरक्षण कार्य योजना शुरू की गई। यह डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट ने वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास माइनिंग पर कितने किलोमीटर का बफर जोन घोषित किया है? 10 किलोमीटर। कॉस्पार विक्रम साराभाई मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया गया? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। चर्चा में रहा ऑपरेशन त्रिशूल विदेश में छिपे भगोड़ों की तलाशी और प्रत्यर्पण से संबंधित है। अनुज्ञान किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है इसे आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है। 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे पर ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में बेस्ट स्टेट अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो यह है भारत का तमिलनाडु राज्य। और टूर डी फ्रांस फेम से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह बनी हर्षिता जाखड़। ये हमारे कल के सेशन के करंट अफेयर रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। देखो, किस आर्टिकल में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का प्रावधान है? आर्टिकल 93 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। भारत की सबसे लंबी नहर कौन? इंदिरा गांधी नहर। बाघ गुफाएं या बाघ केव कहां पर देखने को मिलेगी? तो यह मध्य प्रदेश के पर्टिकुलर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिलती है, धार जिले में। तो मध्य प्रदेश में है बाघ की गुफाएं। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है? और भारत में पहली रामसर साइट किस वर्ष घोषित की गई थी? तीनों आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन को लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखो अपना। जय हिंद, जय भारत।